आज हम आगे की क्लास में देखेंगे आपदा प्रबंधन एवं उससे संबंधित प्रमुख मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का नियंत्रण कौन करता है? तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का नियंत्रण राज्य कार्यकारी समिति करती है। 214 का बी हो जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न, आपदा के दौरान संसाधनों का अधिग्रहण आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 के अनुसार किसके द्वारा किया जाता है? तो 215 सक्षम अधिकारी के लिखित आदेश द्वारा। 215 भी इम्पोर्टेंट रहेगा, सक्षम अधिकारी के लिखित आदेश द्वारा किया जाता है। आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार राष्ट्रीय योजना को कम से कम कितने वर्षों में अपडेट करना चाहिए? तो राष्ट्रीय प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार राष्ट्रीय योजना को हर 5 साल में अपडेट करना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। किस अधिकारी विभाग द्वारा अपराध किए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 55 के अनुसार किसे दोषी माना जाएगा? तो विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ डिप्टी। 217 का बी। आपदा की स्थिति में सामग्री की आपातकालीन खरीद आपदा प्रबंधन 2005 की धारा 50 के लिए किस प्रक्रिया में छूट दी जाती है? सामान्य टेंडर प्रक्रिया में। 218 का बी। उच्च स्तरीय समिति HLC की अध्यक्षता कौन करता है? उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता आपदा प्रबंधन के प्रभावी मंत्री करते हैं। 219 का बी। शहरी आपदा प्राधिकरण का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो उपाध्यक्ष हो जाएगा जिला कलेक्टर। आपदा प्रबंधन की धारा 51 के तहत यदि निर्देश न मानने से जीवन की हानि होती है तो अधिकतम कितने वर्ष की जेल की सजा है? तो इसमें हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि NDMF का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? NDMA 222 का सी। राज्य की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष राज्य का प्रमुख सचिव होता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट की धारा 70 कहाँ प्रस्तुत होती है? आंसर हो जाएगा संसद और राज्य विधानमंडल के समक्ष। सद्भावना, गुड फेथ में किए गए कार्यों की अधिकारियों को किस धारा के तहत कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त है? इम्पोर्टेंट हो जाएगा कानूनी प्रति। 225 का हो जाएगा बी। धारा 73 और धारा 74 के तहत। भूस्खलन मानचित्रण के लिए भारत में नोडल एजेंसी कौन सी है? इम्पोर्टेंट हो जाएगा नोडल एजेंसी भारत में कौन सी है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन पेसो मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसका मुख्यालय नागपुर में है। आपदा रोधी सड़कों के निर्माण हेतु मानकों का निर्धारण कौन सी संस्था करती है? आपदा रोधी सड़कों, इसका हो जाएगा भारतीय सड़क कांग्रेस IRC। भारत में बाढ़ पूर्वानुमान की मुख्य नोडल एजेंसी कौन सी है? इसमें हो जाएगा केंद्रीय जल आयोग CWC सेंट्रल वाटर कमीशन। हिमस्खलन की नोडल एजेंसी रक्षा भूसूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा चंडीगढ़ में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का टिक लगा लीजिए। अब एक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हो जाएगा 1983 में। सुनामी अर्ली वार्निंग के लिए भारत की नोडल एजेंसी कौन सी है? सुनामी के लिए अर्ली वार्निंग भारतीय राष्ट्रीय सागर सूचना केंद्र इनकोइच। 232 का ये। सेंडाई फ्रेमवर्क की कार्यान्वयन सीमा क्या है? तो इसकी कार्यान्वयन सीमा है 2015 से 2030। इम्पोर्टेंट हो जाएगा सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क किसके लिए लाया गया था? तो आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण के लिए लाया गया था। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इसकी वैश्विक पहल है। तो अर्ली वार्निंग फॉर ऑल ये UN संयुक्त राष्ट्र की पहल है। मलबे में दबे लोगों को खोजने वाली अंतर्राष्ट्रीय टीमों OSAR के लिए मानक कौन तय करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंतर्राष्ट्रीय खोज बचाव सलाहकार समूह। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI का मुख्यालय कहाँ है? इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपदा रोधी बुनियादी ढांचे का मुख्यालय, इसका मुख्यालय हो जाएगा न्यू दिल्ली।
भारतीय वन सर्वेक्षण किस आपदा के लिए नोडल एजेंसी है? भारतीय वन सर्वेक्षण, तो वन सर्वेक्षण हो जाएगा वनाग्नि, वन में लगने वाली आग के लिए। आपदा प्रबंधन में AI तकनीक, ड्रोन का उपयोग हेतु कौन सी संस्था कार्य करती है? हो जाएगा टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ये हो जाएगा 238 का। बाड़िया हिमालय भूविज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बाड़िया भूविज्ञान संस्थान देहरादून में स्थित है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को वर्तमान नाम किस वर्ष मिला? इसका आंसर जाएगा 1949 को। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य होता है संक्रामक रोगों व महामारियों का प्रबंधन करना। तेल रिफाइनरी आपदाओं में तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली संस्था IIP कहाँ स्थित है? तेल रिफाइनरी रुड़की में इसकी संस्था स्थित है। बिल्ड बैंक बेटर नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य पुनर्निर्माण के दौरान पहले से सुरक्षित ढांचा तैयार करना। 243 का बी। इसराग नेटवर्क का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खोज और बचाव टीमों का समन्वय करना। 244 का बी। रासायनिक रिसाव के समय विषाक्तता की जांच करने वाली संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च कहाँ स्थित है? रासायनिक रिसाव, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। स्पेस चार्टर समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्पेस चार्टर समझौते का मुख्य उद्देश्य आपदा राहत हेतु मुफ्त उपग्रह डेटा उपलब्ध कराना। तटीय समुदायों को सुनामी के प्रति जागरूक करने वाला सुनामी कार्यक्रम किसका है? तटीय क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान द्वारा कराया जाता है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण NDSA की स्थापना कब हुई? इम्पोर्टेंट जाएगा ये प्रश्न। तो 2022 में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना। भूकंपीय जोनिंग और निर्माण कोड का निर्धारण कौन करता है? कोड का निर्माण BIS भारतीय मानक ब्यूरो करता है। नागरिक सुरक्षा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नागरिक सुरक्षा की स्थापना 1968 में की गई थी। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का वर्तमान स्वरूप किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो वर्तमान स्वरूप 2008 में अस्तित्व में आया। विकासशील देशों को आपदा पुनर्प्राप्ति हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने वाला मंच, ये हो जाएगा वैश्विक आपदा न्यूनीकरण और स्थिति बहाली समूह GFDRR। 252 का बी। चक्रवाती भारी वर्षा भूकंप की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो चक्रवाती भारी वर्षा के लिए नोडल एजेंसी IMD भारतीय मौसम विज्ञान है। औद्योगिक आपदाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करने वाली संस्था निधि कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट हो जाए निधि कहाँ स्थित है? 254 का बी हो जाएगा, नागपुर में स्थित है, इम्पोर्टेंट। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब देशों को वित्तीय मुआवजा देने के लिए कौन सा कोर्स है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 255 का सी हो जाएगा, लॉस एंड डैमेज फंड। ये सभी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और आपदा प्रबंधन के 255 प्रश्न थे, जिसका पहला सेट खत्म होता है। इसी के साथ हम आगे करेंगे UPGK का 250 प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट रहेगा।